हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है वो है बोन एंगल। बोन एंगल से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तुम IIT जैम ले लो, CU सेट ले लो। इनफैक्ट CSIR नेट में भी दिसंबर 2019 में बोन एंगल से क्वेश्चन आया था और गेट में भी एक बार अल्टरनेटिव ईयर्स में बोन एंगल के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो बोन एंगल का कंसेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी तुम्हारे आज सारे बोन एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा, उनका टाइप, मेथड, जिस तरीके से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर बोन एंगल होता क्या है। मैं कहता हूं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे सपोज करो A और B। एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसमें इन दोनों बॉन्ड के बीच में जितना एंगल प्रेजेंट होगा इसको हम बोन एंगल बोलते हैं। और यही बोन एंगल हमें कैलकुलेट करना होता है और यही बोन एंगल हमें कंपेयर करना होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर मॉलिक्यूल के ऊपर तो लोन पेयर भी होते हैं। मैं कहूँगा अच्छी बात है भाई, लोन पेयर भी होते हैं। अब तुम कह सकते हो कि सर कि ये लोन पेयर और इसके बीच में भी तो कोई एंगल होगा θ1, यहाँ पे भी कोई एंगल होगा θ1 और यहाँ पे भी इनके बीच में भी कोई एंगल होगा θ2। तो एक मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, क्या तुम्हें ये लोन पेयर दिखते हैं? भाई हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ इस मॉलिक्यूल पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि तुमसे लोन पेयर के बीच में बोन एंगल पूछ ले, क्योंकि भाई ये तो हमें दिखते ही नहीं है, तो हवा है, हवा के तुम्हें दिखेंगे ही नहीं। इनको तो रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है बस। अगर सिंपल तुम्हें हाइपोथेटिकली पूछ ले कि नहीं भाई मुझे तो लोन पेयर के बीच में एंगल बता कि लोन पेयर इतने बोन एंगल पे होंगे और तब स्टेबल होंगे, तो अगर तुम हाइपोथेटिकली निकालना चाहो तो मैं इन लोन पेयर के बीच में भी एंगल निकाल सकता हूं। कैसे? कि अगर तुम्हें थीटा पता है तो तुम यहां से परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लोगे। क्या? कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस के 1 इंटू 100। सिंपल सी बात है। अब तुम्हें इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर पता लग चुके हैं। अब जितने बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर है, इस बॉन्ड के एस करेक्टर, इस बॉन्ड के एस करेक्टर, इनमें 100 में से माइनस करके क्या आ जाएंगे? इन लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर आ जाएंगे। जब इन लोन पेयर में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आ जाएंगे तो तुम यहाँ पे थीटा डाल के एस करेक्टर की वैल्यू लिख के थीटा निकाल सकते हो। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल है, ऐसी चीज कोई तुमसे नहीं पूछेगा। सिंपल कोई भी बॉन्ड होगा उसके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल का कंपेरिजन करने के लिए आता है। तो जब एंगल की कंपेयर की बात की तो मैंने सारे मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया कि या तो मॉलिक्यूल लीनियर हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, या फिर कोई मॉलिक्यूल ड्रैगो हो सकता है, हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर कैटेगरी की, कि अगर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है लीनियर, या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है प्लेनर, और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है टेट्राहेड्रल, और सबसे लास्ट कैटेगरी आती है ड्रैगो कंपाउंड की, कि कोई मॉलिक्यूल हो सकता है ड्रैगो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कभी भी कोई भी तुम्हें कंपैरिजन करने के लिए दे रखा हो तो उसमें हमेशा ढूंढने की कोशिश किया करो क्या उसमें कोई ड्रैगो कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई ड्रैगो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हर बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होती है और उसे पता है कि जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री होता है। मतलब जब कभी भी तुम्हारे पास एक बॉन्ड एंगल की सीक्वेंस दे रखी है और तुमसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किस के बीच में होगा, तो तुम्हें बिना सोचे समझे बस ये देखना है कि ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन सा है, बाकी कुछ भी हो। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होंगे? तो कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी बाकी सबके साथ हाइड्राइड फॉर्म होता है उनको हम ड्रैगो कंपाउंड बोलते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं जैसे नाइट्रोजन फैमिली में PS3 हो गया, नाना पाटेकर, आसरानी, सब भिखारी, ये इनका याद करने का मेथड हो गया। तो जितने भी हाइड्राइड बनेंगे, PS3 हुआ, आर्सेनिक S3, SbS3 हुआ, BiS3 हुआ, इनका क्या होगा? सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन में बात करें तो H2S क्या आ जाएगा? H2SC, POS2। तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल होते हैं ये वाले कि जिनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स कितना होता है? 90 डिग्री। अगर तुम्हें कभी बॉन्ड एंगल ड्रैगो कंपाउंड के बीच में भी कंपेयर करने की बात आ जाए तो तुम क्या करोगे? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल PS3 का होगा, फिर AS3 का, फिर SbS3 का, ऐसे ही H2S का, H2SC का, TeS2 का। हालांकि ऐसा आएगा नहीं कि सिर्फ ड्रैगो कंपाउंड में कंपेयर करने के लिए बोल दे, इन्हों को कहीं के साथ मिक्स करके वो कहीं ना कहीं आपको दे देगा।
ठीक है, तो ये ड्रैगो कंपाउंड की एक तरफ कहानी होगी। अब हमारे पास बचते हैं लीनियर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी कोई सीक्वेंस दे रखी है उसमें फाइंड क्या करो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है मॉलिक्यूल का। अगर कोई sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होगा तो वो लीनियर होगा, हमेशा लीनियर होगा, चाहे तुम कोई भी मॉलिक्यूल ले लो। जैसे मैं बोल देता हूं BeCl2, तो ये भी क्या है, एक sp हाइब्रिडाइजेशन है। किससे निकाल सकते हो तुम ये मेथड, स्टेरिक नंबर से निकाल सकते हो। क्या, हाफ वैलेंस शेल प्लस के मोनोवैलेंट माइनस के कटायन प्लस के अनायन, इस तरीके से। तो BeCl2 है, वैलेंस शेल में कितने होंगे 2, और ये क्या हो गए मोनोवैलेंट, 2 2 4, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे स्टेरिक नंबर आएगा 2, 2 का मतलब क्या हो गया sp। तो ये सब मेथड है, ये सब पता है, तो इसको मैं इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। अब एक जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया CO2, तो इसके बीच में क्या होगा एंगल 180 डिग्री, ये भी क्या होगा 180 डिग्री। तो sp मॉलिक्यूल जितने भी होंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा वो लीनियर मॉलिक्यूल का होगा। पहले नंबर पे हमें प्रीफरेंस देनी है लीनियर मॉलिक्यूल को। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या सर sp हाइब्रिडाइज के अलावा और कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा बॉन्ड एंगल 180 देखने को मिल सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स मिल सकता है। जैसे तुमने देखा होगा sp3d, जिसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो कभी भी तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि a मॉलिक्यूल और यहाँ पे b, यहाँ पे भी B और यहाँ पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, वैसी बात है। जब 5 बॉन्ड बनने हैं तो हमें 2 ही बना रखे ये वाला, तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा ये हमारा कितना होगा 180। तो ध्यान रखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारे पास 3 लोअर और 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है तो वहां पर भी बॉन्ड एंगल 180 होगा। एग्जांपल के लिए तुम देख सकते हो I3 नेगेटिव और देख सकते हो XeF2, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है sp3d हाइब्रिडाइज है। इसमें स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, 7 और 2 9, माइनस के आना है तो प्लस हो जाएगा, कितना है 10, 10 को डिवाइड करोगे 2 तो कितना आ जाएगा 5। तो स्टेरिक नंबर जब 5 आ गया तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मॉलिक्यूल का sp3d। अब जब तुम इसकी स्ट्रक्चर I3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके की तुम्हें नजर आएगी। ये हो गया एक लोन पेयर इधर से, एक लोन पेयर इधर से और एक लोन पेयर इधर से। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करता है लीनियर मॉलिक्यूल की तरह। ऐसे ही अगर XeF2 की बात करूं तो XeF2 मॉलिक्यूल किस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो किसमें 8 और 2 10, इसको भी इसी तरीके से बना सकते हो तुम। जैसे Xe, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो सिंपल है, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल को देखोगे लीनियर है और sp3d हाइब्रिडाइज में है तो उनका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, दैट मींस 180 होगा। अब बात करते हैं सेकंड पे प्लेनर मॉलिक्यूल। तो प्लेनर मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। अब तुम्हें sp2 देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल प्लेनर होंगे। और sp2 में तुम्हें पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। अब चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे तुम्हारा BF3 मॉलिक्यूल हो या फिर तुम्हारा BS3 मॉलिक्यूल हो या BCH3 का होल थ्राइस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 होगा। चाहे वो कार्बोनिल सिस्टम का हो, चाहे वो कार्बोनिल सिस्टम का हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर इनके बीच में बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के लिए दे दिया जाए तो सारे sp2 जितने भी हमारे हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होंगे सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा, बशर्ते उसमें लोन पेयर ना हो, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट हो। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर 2 ही है तो उसमें हमें एक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना हमारे बॉन्ड पेयर जो होने चाहिए वो भी 3 ही होने चाहिए, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर में ही हमारा एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री बनेगा। अब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन का भी sp2 होता है लेकिन ऊपर लोन पेयर दिख जाएगा, तो उस केस में ऐसा नहीं होता। सिंपल है, तो देख लोगे तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी थी प्लेनर मॉलिक्यूल की। तो सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन देख के मॉलिक्यूल देख के लीनियर मॉलिक्यूल, दूसरी कैटेगरी sp2 को प्रेफरेंस, थर्ड आता है हमारा टेट्राहेड्रल। और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब इसमें शेप क्या बनती है, इसमें बेंट शेप भी बनती है, इसमें टेट्राहेड्रल फॉर्म भी होती है, इसमें पिरामिडल शेप भी बनती है। तो सारी कहानी हमारी टेट्राहेड्रल की है कि अगर टेट्राहेड्रल में कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो उस केस में आपको कैसे कंपेयर करना है। सीक्वेंस वाइज लिखना, इसलिए इसको डिस्कस करना पड़ रहा है, इन सबको मुझे रफ करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन कराऊंगा आराम से, जितना कंसेप्ट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चन भी बताऊंगा, तभी तो क्वेश्चन लगवा के तभी तो तुम्हारी चीजें समझ में आएगी।
अब देखो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारे पास कोई भी परफेक्ट ज्योमेट्री दे रखी है, कोई भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारे पास कोई परफेक्ट ज्योमेट्री है, परफेक्ट ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है, जैसे CH4 मॉलिक्यूल दे दिया, CCl4 दे दिया, या इसकी जगह CH3 हो गया, या फ्लोरीन हो गया, या व्हाटएवर, या तुम NH4 पॉजिटिव ले लिया, या BH4 नेगेटिव ले लिया, या BOH4 नेगेटिव ले लिया, ये जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, और सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। परफेक्ट टेट्राहेड्रल में हमें ये नहीं देखना, ना ही हमें उसमें रिपल्शन देखना है, कुछ नहीं देखना। अगर तुम्हें परफेक्ट दिख गया, 4 बॉन्ड पेयर दिख गए टेट्राहेड्रल में, दैट मीन्स परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया। तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर देखो ये सब क्या है, टेट्राहेड्रल। अब तुम कहोगे कि सर ये भी टेट्राहेड्रल होता है, तो इस केस में हमारा दूसरा रूल लगेगा NBPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। जब तुम्हारे पास साइड एटम सारे के सारे सेम हो और वो परफेक्ट फॉर्म में हो तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई। अब सेकंड कैटेगरी आती है sp3 में कि अगर हमारा कोई लोन पेयर प्रेजेंट हुआ, जैसे सिंपल सा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे पास एक CH4 मॉलिक्यूल है, और इन रूल को याद रखना जो भी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन, इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर लोन पेयर। अब देखो ध्यान से, तीनों मॉलिक्यूल है, तीनों के मॉलिक्यूल में इसका एंगल θ1, इसका एंगल θ2 और इसका एंगल हो गया θ3। सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं। देखो ये भी क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3, और ये भी क्या है, sp3। अगर ये सारे के सारे sp3 है और सबके पास 4 बॉन्ड होते तो हमारा सबका बॉन्ड एंगल इक्वल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो हमें वेस्पर के अकॉर्डिंग रूल फॉलो करते हैं। 3 रूल है, बस 3 रूल को याद रखो और तुम्हारे बॉन्ड एंगल में कोई भी क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो तुमसे ना हो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। जैसे सबसे पहला रूल नंबर 1 कि जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ध्यान रखना, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि जब हमारे लोन पेयर इक्वल हो जाए, जब हमारे लोन पेयर इक्वल हो जाए तो उस केस में हमें बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये क्या हो गया, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 कि जब हमारा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम आ जाए और साइड एटम डिफरेंट आ जाए तो उस केस में हमें क्या करना है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये तीनों रूल हो गए, लेकिन इन तीनों रूल की कुछ कंडीशन होता है अप्लाई करने की। अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि ये तीनों रूल तब तक ही वैलिड है जब तक उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन डोमिनेटिंग फैक्टर ना हो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कैसे, जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या हुआ। OH2 मॉलिक्यूल ले लो और OCl2 मॉलिक्यूल ले लो। ये देखो OH2 मॉलिक्यूल ले लो और तुम OCl2 मॉलिक्यूल ले लो, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन लगता है, इनको साइड एटम के ऊपर जो लोन पेयर है हम इनको बोलते हैं NB, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अगर हम T लगा दे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हो जाती है। अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रहा है तो फिर यहाँ पे ये वेस्पर के रूल अप्लाई नहीं होंगे, सबसे पहले यही आएगा डोमिनेटिंग फैक्टर में, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल को रिपल्शन से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इन रूल की अप्लाइड कंडीशन यही है कि अगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सबसे पहले तुम NBPR वाले मॉलिक्यूल को प्रेफरेंस दोगे, और जब तुम NBPR मॉलिक्यूल को प्रेफरेंस दे दी उसके बाद तुम्हें जाना है इन वाले रूल पे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जो NBPR होंगे हम कैसे देखेंगे। देखो कुछ नहीं, सिंपल है। जब तुम्हें सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का दिख जाए,
देखो ध्यान से, जब तुम्हें सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का दिख जाए और साइड एटम थर्ड पीरियड का दिख जाए या फोर्थ का दिख जाए या फिफ्थ का दिख जाए, किसी का भी दिख जाए लेकिन सेकंड का नहीं होना चाहिए, तो वो सारे के सारे हमारा क्या लगाएंगे, NBPR लगाएंगे। अब इस क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है। तुमने देखा भी होगा डाइथाइल ईथर, डाइथाइल मिथाइल, ये सब चीजें आपने देखी होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन में रूल लगाने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें कोई NBPR का केस तो नहीं है। अगर उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद NBPR आ जाता है तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल को प्रेफरेंस तुम इस वाले को दोगे और उसके बाद हम रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल है। अब देखो हम कैसे क्वेश्चनों को अरेंज करते हैं। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है और 3 मॉलिक्यूल को क्वेश्चन में अरेंज कैसे करना है। सबसे पहले देखो कि इसमें NBPR लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो हमने NBPR देखा कि नहीं, साइड एटम सारे सेकंड के थर्ड पीरियड का होता तो हम NBPR देखते, तो कोई नहीं है। रूल नंबर फर्स्ट कि हाँ NBPR नहीं लग रहा। अब हम ये वेस्पर रूल लगा सकते हैं। तो पहला क्या है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो लोन पेयर चेक करो, इसमें तो 0 लोन पेयर है, इसमें क्या है 1 लोन पेयर और इसमें क्या है 2 लोन पेयर है। तो इसमें 2 लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, फिर इसका बॉन्ड एंगल और फिर किसका आएगा CH4 का। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, CH4 मॉलिक्यूल का, फिर उसके बाद किसका आ जाएगा अमोनिया का, और फिर किसका आ जाएगा वाटर का आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो हमारा सिर्फ हमारा क्या पहले ही रूल से हमारा काम चल गया। बात ठीक है। अब देखो सेकंड रूल को अप्लाई करना कैसे सिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम्हें नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है।